Hello dear student, today I will be start the next topic of function. This is called range. इसके पहले हम लोग क्या किए थे, मतलब फंक्शन का डोमेन के बारे में बात कर लिए थे, ऑड इवन के बारे में बात कर लिए थे। अब हम लोग देखना है किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना, इसका मीनिंग क्या होता है कि उस एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी फंक्शन है तो उसका रेंज निकालने का मतलब हुआ कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स, जो एफ एक्स का पॉसिबल वैल्यू है वो निकालना है। और हम लोग शुरू स्टार्टिंग में क्या देखे थे कि रेंज का मतलब हम लोग क्या देखे थे, आउटपुट देखे थे कि रेंज क्या होता है, आउटपुट होता है। तो मतलब फंक्शन का रेंज निकालना मतलब आउटपुट निकालना है, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं कि इमेज निकालना है, कि इमेज निकालना है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वाई निकालना है, वैल्यू ऑफ वाई निकालना है। और थोड़ा सा ग्राफिकल लेवल पे बात करो तो क्या बोल सकते हो आप कि हाइट ऑफ ग्राफ निकालना है, हाइट ऑफ ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ निकालना है। और ओवरऑल हम बात करते हैं कि फंक्शन में हम लोग रेंज का मतलब क्या निकालते हैं, तो किसी भी फंक्शन का हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, रेंज निकालने का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर हो रहा है। और देखो इसका मतलब ज़्यादातर तो ये ग्राफ से ही होता है, बट ऐसा होता है कि बहुत सारे फंक्शन का हम ग्राफ हमको नहीं पता होता है, या फिर हम उसको उस ग्राफ को ड्रॉ करने में वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कुछ मेथड है, ऐसे रेंज निकालने का कोई बेसिक मेथड तो है नहीं, बट हम लोग कुछ मेथड के बारे में सोचेंगे कि इस टाइप का डोमेन होगा तो कैसे रेंज निकालेंगे, इस टाइप का डोमेन होगा तो कैसे रेंज निकालेंगे। तो रेंज, सबसे पहले रेंज की जब भी बात है तो रेंज हमेशा क्या होगा, आउटपुट है। तो आउटपुट तो हमेशा इनपुट पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन में इनपुट क्या डाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही तो आउटपुट मिलेगा ना। क्लियर हो रहा है। वैसे हम लोग एक दो एग्जांपल देखते हैं कि रेंज आखिर होता क्या है, कैसे इस पर बात करते हैं। जैसे ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। सपोज आप मान लो कि ये मेरा कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ये कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसा है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, सपोज मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये तो जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो इस फंक्शन का अगर हमको रेंज चाहिए, इस फंक्शन का रेंज चाहिए, तो हम लोग क्या देखेंगे, रेंज का मतलब कि इस फंक्शन का मैक्सिमम हाइट क्या गेन किया है और मिनिमम हाइट क्या गेन किया है। तो आप ये ग्राफिकली ये देख के बता सकते हो कि मिनिमम हाइट कहाँ है, ए पे है। फंक्शन ए के तो नीचे आया ही नहीं है, तो मिनिमम हाइट ए पे है और मैक्सिमम हाइट कहाँ जा रही है, तो इन्फिनिटी जा रहा है। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, ए टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है रेंज का मतलब क्या हो रहा है। तो मतलब रेंज का मतलब ग्राफ का हाइट है। क्लियर हुआ। किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना है मतलब हमको क्या निकालना है, उस फंक्शन में ग्राफ का हाइट निकालना है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे जब ये हम लोग को समझ में आ गया है कि रेंज हमेशा डोमेन पे डिपेंड करता है कुछ फंक्शन का, तो हम लोग डोमेन के अकॉर्डिंग ही रेंज का कुछ रूल बनाएंगे। ऐसा जनरली कोई रूल तो होता नहीं है, बट हम लोग कुछ सेपरेट करके देख रहे हैं कि इस टाइप का डोमेन होगा तो रेंज कैसे निकालेंगे। सपोज मान लो कि कोई फंक्शन है जिसका डोमेन, इफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज फाइनाइट सेट, देन रेंज of the function is corresponding value of fx, that is रेंज कितना हो जाएगा, f of a, f of b, f of c एंड f of d, ये रेंज हो गया। मतलब कि अगर कोई फंक्शन है जिसका हम लोग डोमेन क्या लिख रहे हैं, कोई फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, ए बी सी डी है, तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का जो भी रेंज होगा वो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ डी हो जाएगा। जैसे फर्दर एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि मान लो आप कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ एक्स कोई फंक्शन है और ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। और ये डिफाइंड कैसे है, एफ डिफाइंड हो रहा है ए टू बी, वेयर ए इज 1 2 3 4, then find range, then find range of the
फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि फंक्शन डिफाइन कैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और फंक्शन ए टू बी डिफाइंड हो रहा है और एफ ऑफ ए जो ए है वो डोमेन हमको गिवन है कि 1 2 3 4 फंक्शन का डोमेन है। तो इस कंडीशन में फंक्शन का हम रेंज कैसे निकालेंगे, क्लियर हो रहा है। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का हमको जब रेंज निकालना है तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग। अब तो हमको यहाँ दिख रहा है ना कि फंक्शन का डोमेन क्या है, एक फाइनाइट सेट है। यहाँ देखो फंक्शन का डोमेन गिवन है, डोमेन क्या है, फाइनाइट सेट है, 1 2 3 4 फंक्शन का डोमेन है। तो ये 1 2 3 तो फाइनाइट सेट आ रहा है ना, तो उस कंडीशन में रेंज क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। मतलब इनपुट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट मिलेगा वो रेंज होगा। तो एफ ऑफ 1 निकाल लो आप, एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 आएगा। एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 हो गया। एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा, ये 3 स्क्वायर 9 हो गया। एंड एफ ऑफ 4 भी है इसमें, तो 4 डालेंगे तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो फंक्शन का रेंज क्या आ गया, 1 4 9 एंड 16। ये क्या हो गया, फंक्शन का रेंज हो गया, क्लियर हो गया। तो जब भी किसी फंक्शन का डोमेन एक फाइनाइट सेट में लाई करेगा, एक फाइनाइट सेट होगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, उस फंक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग हम रेंज निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर फंक्शन का रेंज फाइनाइट सेट ना होके कुछ और, सॉरी डोमेन कुछ और हो, तब क्या करेंगे। तो डोमेन और क्या हो सकता है, अगर मान लो कि डोमेन जब फाइनाइट सेट नहीं होगा तो डोमेन नेक्स्ट क्या होगा, उस कंडीशन में डोमेन हो सकता है कि किसी फंक्शन का डोमेन रियल नंबर हो। सेकेंड केस ये है कि इफ़ डोमेन ऑफ फंक्शन इज आर और आर माइनस कुछ होगा, मतलब इसमें कुछ माइनस कर रहे होंगे। अगर किसी फंक्शन का डोमेन क्या हो रहा है, आइदर रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट कोई भी एलिमेंट हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि एक फंक्शन है, जैसे लीनियर इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं किसका, लीनियर इक्वेशन का ही। तो लीनियर इक्वेशन मान लो कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है ax प्लस बी, ये तो लीनियर इक्वेशन है। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन हो जाएगा फंक्शन का r हो गया। अब इसका रेंज क्या होगा, तो लीनियर इक्वेशन, ये तो ऑड डिग्री पोलिनोमियल है और लीनियर इक्वेशन है, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी इस फंक्शन का कितना आएगा, r ही तो आएगा। समझ में आ रहा है। जैसे आप देखो कोई भी ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाता है, दैट मीन्स रेंज क्या हो गया, आर हो गया। तो ये तो लीनियर इक्वेशन का बात हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर लीनियर बाय लीनियर हो, दैट मीन्स एल अपॉन एल। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5 y इज इक्वल टू ये फंक्शन है, इसका रेंज निकालना है। तो जब लीनियर बाय लीनियर होगा तो इसका रेंज हम कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पहले आप डोमेन देख लीजिए, फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, r माइनस, जहाँ पे ये 0 होगा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो r माइनस क्या हो गया 5 अपॉन 4। इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, r अपॉन r माइनस 5 अपॉन 4। अब इसका रेंज, तो जो भी इस टाइप का फंक्शन हो, यहाँ पे तो ये रियल नंबर आ गया था बट यहाँ पे रियल नंबर नहीं आएगा ना, जो भी इस टाइप का फंक्शन हो जिसका डोमेन r हो या r माइनस समथिंग हो, तो उसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y इज इक्वल टू यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये कितना आ जाएगा 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, आप x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 4y, इधर चला जाएगा तो माइनस 2, और यहाँ कितना बच गया, ये हो गया 5y प्लस 3। यहाँ से देखो x का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा 5y प्लस 3 अपॉन 4y माइनस 2। ये किसका वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया x का वैल्यू हो गया। तो अब ये तो x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे आप देखो कि ये फंक्शन डिफाइंड कब है, ये फंक्शन डिफाइंड कब हो रहा है, हम लोग कैलकुलेशन सही किए हैं ना, 4xy माइनस 5y प्लस 2x प्लस 3 आ गया, इसको इधर लेके आ गए हैं, x कॉमन ले लिए, तो x कॉमन ले तो क्या बचा होगा, 4y बचा होगा, 4y बचेगा, 4y ये गया माइनस 2 हो गया, तो 4y माइनस 2 हो गया, यहाँ पे कितना बच गया 5y प्लस 3। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 5y प्लस 3 अपॉन
4y माइनस 2। क्लियर हो रहा है। अब हमको ये तो x का वैल्यू, अभी x कब डिफाइंड होगा, यहाँ पे जो ये x है ये डिफाइंड कब होगा, देखिए आप यहाँ से x कब डिफाइंड होगा, यहाँ पे लिख लीजिए x इज डिफाइंड ओनली व्हेन 4y माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो y नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ गया 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो y नॉट इक्वल टू 1/2। तो अब देख रहे हो कि y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, हाफ नहीं होना चाहिए, और y ही तो रेंज है ना। रेंज का मतलब हम लोग पहले सीखते क्या कि y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ क्या आया कि y का वैल्यू सब कुछ हो सकता है एक्सेप्ट हाफ। तो इस फंक्शन का रेंज क्या मिल गया आपको, तो रेंज मिल गया r माइनस हाफ। रेंज क्या हो गया, r माइनस हाफ। तो देख रहे हैं यहाँ फंक्शन का डोमेन क्या आया था, r माइनस 5/4 आया था। तो जो भी इस टाइप का कोई फंक्शन है जिसका डोमेन r हो या r माइनस समथिंग हो, तो हम क्या करेंगे, y जूम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे और चेक करेंगे कहाँ पे x डिफाइंड हो रहा है, वहाँ से हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस फंक्शन का वो क्या मिल गया, रेंज मिल गया। तो यहाँ से देखिए एक शॉर्टकट काम ये कर रहा है कि अगर सपोज मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 अपॉन 7x प्लस 9, इसका रेंज बताइए। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, देखो क्या है, ट्रिक क्या है, इसका रेंज होगा r माइनस 3/7, r माइनस 3/7। देखो यहाँ पे क्या आया था, रेंज r माइनस हाफ। तो r माइनस हाफ का क्या मतलब था, 2/4। क्लियर हो रहा है, तो 3/7 सही है। एक और करते हैं, जैसे आप मान लो कि लीनियर का रेंज तो ये आ गया था। अगर सपोज कहीं मान लीजिए कि आपको इस फंक्शन का रेंज निकालना हो कि y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 5 है, 1 लीनियर है, तो इसका रेंज निकालना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो तो आप इसको लिख सकते हो ना, 2 × 0 + 1, ऐसे नहीं लिखते हैं, हाँ लिख सकते हैं 0 × x + 1 अपॉन 3x + 5। अब आप इस फंक्शन को इस फंक्शन से कंपेयर कर दो, तो देखो दोनों फंक्शन क्या हो गया, एक ही जैसा हो गया। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, r माइनस कितना आ जाएगा, 0/3, दैट मीन्स r माइनस 0। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ से एक ट्रिक हमको मिल गया। ट्रिक क्या मिला है वो मैं नोट कर देता हूँ इधर। देखिए ट्रिक क्या हो रहा है कि जब भी आपको किसी भी लीनियर फंक्शन का, हम सिर्फ लीनियर की बात कर रहे हैं, अगर आपको लीनियर कोई फंक्शन है इसका रेंज निकालना है तो लीनियर फंक्शन का रेंज क्या होगा, r होगा। नंबर 2 क्या है कि यदि लीनियर अपॉन लीनियर है, दैट मीन्स क्या है, ax प्लस b अपॉन cx प्लस डी, इसका रेंज निकालना है। तो इसका जो रेंज आएगा, इसका रेंज क्या आ जाएगा, r माइनस ये जो x का कोफिशिएंट है तो a/c। थर्ड क्या होगा कि 1 लीनियर आ गया, 1 लीनियर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 लीनियर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1/ax प्लस b। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, इसका रेंज r माइनस, यहाँ तो 0 है ना, x का कोफिशिएंट, तो 0/समथिंग इज 0, तो r माइनस 0। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपको इतना नहीं करना है, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे कि लीनियर फंक्शन का रेंज क्या होगा। कोई भी लीनियर फंक्शन है तो रेंज क्या लिखोगे, रियल नंबर, और लीनियर अपॉन लीनियर है, लीनियर अपॉन लीनियर है तो r माइनस a/c, और 1 लीनियर है तो r माइनस 0। और ये कैसे होता है ये हम लोग यहाँ देख चुके हैं। तो ये तो लीनियर की बात हो गई। जब भी कोई फंक्शन लीनियर होगा तो ऐसे कर लेंगे। अगर सपोज आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक हो गया तो क्या करेंगे हम, तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पे कि अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे। तो आपको याद होगा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज़ पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज का एक फॉर्मूला होता था ऑलरेडी, और पहले देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला। तो अगर आपको याद नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ये होता है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 हो गया इसका रेंज।
मतलब सॉरी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह से डिफाइंड होता था कि अगर ये इसका ग्राफ अगर आपको याद हो 11th का क्वाड्रेटिक का, तो आप देखिए क्या होता है कि इफ़ ए ग्रेटर देन 0 तो ये अपवर्ड पैराबोला बनता था, और ए लेस देन 0 तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनता था। क्लियर हो रहा है? तो जब ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो ये तो मिनिमम यहीं पे आ रहा है जहाँ पे टर्न हो रहा है, ये मिनिमम यहाँ जा रहा है और मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। और जब ए लेस देन 0 है तो इसका जो भी ग्राफ है वो यहाँ पे है, इससे नीचे ही जा रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो उसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होता था, -d/4a टू इन्फिनिटी। इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा -d/4a, सॉरी ये इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया, -इन्फिनिटी टू -d/4a, क्या है, रेंज है। तो ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक का रेंज हो गया। जैसे सपोज आप मान लो कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आपका है x² + 2x + 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको क्या बताना है, इसका रेंज बताना है। तो जब यहाँ पे रेंज बताना है तो यहाँ देखो a का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब a पॉजिटिव है तो रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अपवर्ड पैराबोला कहाँ, वो तो इन्फिनिटी टर्न करता है ना, मैक्सिमम हाइट तो इन्फिनिटी जाएगा। तो ये क्या चला गया, इन्फिनिटी जाएगा मैक्सिमम, बट मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -d/4a। तो आपको d तो डिस्क्रिमिनेंट होता था, d का फॉर्मूला दी होगा कि d क्या होता है, d होता था b² - 4ac, और d यहाँ b कितना आ गया, 2 आ गया, तो 4 - 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू भी 1 हो गया और a का वैल्यू भी 1, तो ये क्या फाइनली क्या आ गया, ये 0 आ गया। अब यहाँ d का वैल्यू 0 आ गया, तो हम लोग रेंज क्या देखेंगे कि -d/4a, तो रेंज, इसका रेंज क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका रेंज क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो इसी क्वेश्चन को क्वालिटी का रेंज निकालने का एक बहुत अच्छा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायरिंग। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है तो आपको रेंज निकालने के लिए अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर करके सोच सकते हो। जैसे कि सपोज मान लो क्वेश्चन क्या था कि y = x² + 2x + 1, इसी का ना रेंज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला ही बना हुआ है, x + 1 का होल स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि कोई भी स्क्वायर नंबर है तो वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। इसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू, x का वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, वो तो r है। तो मिनिमम क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, कोई भी अगर एक्स स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ऐसे भी देख क्या बोल सकते थे, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि y = x² + 3x + 1। ठीक है, इसका हम लोग बात करते हैं कि इसका रेंज कैसे निकालेंगे। तो पहले हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड वाला करते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। तो जब परफेक्ट स्क्वायर की बात करोगे तो ये तो x² हो गया, इसको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2x × 3/2, तो a² + 2ab, तो क्या चाहिए, b² चाहिए, तो 9/4, और ये +1 है और ये -9/4, इतना तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 4, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 - 9 -5/4, ये आपका आ गया। अब आपको इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज निकालने का मतलब क्या है कि हमको इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अब देख रहे हो कि ये x कोई नंबर है पॉजिटिव है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये मैक्सिमम क्या होगा, जब ये मैक्सिमम के लिए क्या होगा, जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा,
मैक्सिमम दिख ही रहा है कि ये पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी जाएगा, तो ये तो इन्फिनिटी दे देगा मैक्सिमम। इन्फिनिटी माने समथिंग क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आता है, तो हमको मैक्सिमम दे पाएगा। बट मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम के लिए क्या करना होगा कि मिनिमम के लिए हमको ये करना होगा कि जब क्या हो जाए, इसमें से जब कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये जीरो हो जाए, क्योंकि मान लो कि इसमें से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं और ये वैल्यू ही जीरो हो जाए, तो जब ये खुद जीरो हो जाएगा तो क्या सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ नहीं। तो उस कंडीशन में यही कॉन्स्टेंट न बचेगा, तो इसका मिनिमम कितना हो जाएगा, जब x का वैल्यू आप -3/2 इसमें पुट कर दोगे तो -3/2 और 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस जीरो दे दिया, तो क्या आ जाएगा -4/4 टू इन्फिनिटी। ये तो ऐसा आ गया। अब हम देखते हैं क्या, बाई फार्मूला देखते हैं। तो बाई फार्मूला देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसका d निकालते हैं। d क्या हो जाएगा, b² 9 -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1, तो 9 - 4 कितना आ गया 5। तो क्या होता था, रेंज क्या होगा कि -d/4a टू इन्फिनिटी, रेंज ही ना है। तो देख लो -5/4 a का वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, ऐसे भी यही आ रहा है। और यहाँ भी क्या आ रहा था, -5/4 टू इन्फिनिटी। तो जब भी क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन होगा तो हम रेंज क्या निकालेंगे, ऐसे करके निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, ये तो सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात हुई। अब इस पे थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो अब नेक्स्ट क्या है, आपको कोई भी कहीं भी डाउट लगे तो आप तो कमेंट करो उसको कि कैसे क्या करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाए उस कंडीशन में रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या करना है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो हम रेंज कैसे निकालेंगे। सपोज आप मान लो कि कोई भी क्वाड्रेटिक है, अब तो हम अच्छा एक ऐसे एग्जांपल लिखते हैं। तो सपोज मान लो कि y क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल चाहिए ना, रुक जाओ। जैसे देख लो कि y = है x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 2, x² माइनस x प्लस 2। ये कोई क्वाड्रेटिक है। क्या फॉर्म क्या है, अपना फॉर्म चल रहा है। हम लोग देखो क्या क्या पढ़ चुके हैं रेंज में। हम लोग रेंज में लीनियर अपॉन लीनियर पढ़ लिए, लीनियर हो गया, 1 अपॉन लीनियर हो गया, वनली क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्या चल रहा है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक चल रहा है। ठीक है, तो अब इसका रेंज निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसका डोमेन चेक करेंगे। तो डोमेन क्या होगा, जहाँ पे ये जीरो होता होगा तो r माइनस समथिंग आ जाएगा। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये थोड़ा लेंदी होगा बट आपको करना पड़ेगा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y² माइनस xy प्लस 2y = x² प्लस x माइनस 1। आप इसको उधर लेके आ जाओ तो कितना, x² कॉमन ले लेते हैं, तो x² कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1, और क्या करेंगे माइनस x कॉमन ले लेते हैं तो y, और यहाँ से कितना जाएगा, ये जाएगा तो -1 होगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और इधर कितना बच गया प्लस 2y और प्लस 1 = 0। इतना हो गया, क्लियर है। अब क्या कर, देखो यहाँ पे x तो रियल ही है, x तो रियल नंबर है। तो जब x रियल नंबर है तो इस क्वालिटी का x तो रूट होगा ना, रूट रियल नंबर है। तो x रियल कब होगा, जब इसका d पॉजिटिव होगा। तो इसका d निकाल लो, तो d कितना हो जाएगा, b² माइनस 4a इंटू सी। ये क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, देखो वैल्यू क्या आता है। तो ये हो गया y² प्लस 2y प्लस 1, इधर तो -4 कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2y² प्लस y माइनस 2y माइनस 1। ये हो गया y² प्लस 2y प्लस 1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -8y²। ठीक है, और -8 और ये 2 और ये तो -y हो गया, तो -y और -4, तो कितना हो गया +4y प्लस 4 > 0। सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो गया -7y² और 4 और 2 +6y
अब +5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 7y² माइनस 6y माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब ये तो फैक्टर नहीं हो रहा है ना, तो क्या करेंगे हम क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का बात करते हैं उस पर, तो y इक्वल क्या हो गया -b, तो -b मतलब 6 प्लस माइनस √b², b² दैट मीन्स 36 और -4, a का वैल्यू 7 और c का वैल्यू -5, तो ये हो गया प्लस अपॉन 2 इंटू ए, 2 अपॉन ए मतलब 14, ये हो गया 6 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 20 और 140 दैट मीन्स 36 प्लस ये होगा ना अपॉन 40। यहाँ से ये वैल्यू आपको देखो तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 3 प्लस माइनस 2√11/7। आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस, तो यहाँ से देखो y का दो वैल्यू मिला, 3 माइनस 2√11/7, 3 प्लस 2√11/7, ये किसका वैल्यू मिला, y का वैल्यू। y का हमको दो वैल्यू मिला, ये और ये। अब ये देखना है क्या, ये किसके लिए सबको लेस देन 0 करना था, तो लेस देन 0 आपको याद होगा कि यहाँ पे दो रूट्स मिलेगा। क्लियर, ये पे हो गया 3 प्लस 2√11/7 और यहाँ पे होगा 3 माइनस 2√11/7। इधर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ये प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है। तो हमको बात करना था नेगेटिव पे, दैट मीन्स y का वैल्यू क्या आ गया, y का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 3 प्लस 2√11/7 से लेस एंड 3 माइनस 2√11/7 से ग्रेटर। तो y का वैल्यू मिल गया, दैट मीन्स रेंज मिल गया। तो इस फंक्शन का रेंज हमको मिल गया, y का वैल्यू रेंज होता है, मैक्सिमम ये होगा और मिनिमम ये होगा। तो अब देख रहे हो कि जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन, देखो अब ये सेम काम करना है, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तब वो क्या करना है, इस चारों के लिए, चारों क्या मतलब ये सब के लिए हमको क्या करना है, y एज्यूम करना है, y एज्यूम करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के वहाँ से क्वालिटी होगा तो x रियल करके वैल्यू निकाल लेंगे और सिंपल होगा तो x के टर्म में y की वैल्यू निकालेंगे, देख लेंगे x कहाँ डिफाइंड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो इसका रेंज हो गया। तो अभी तक हम लोग देखें हैं कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आया। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें क्या आ जाए कि कुछ कॉमन फैक्टर हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे कि मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक है उसमें क्या मिल जाए, कॉमन फैक्टर मिल जाए। ठीक है, उसका एग्जांपल देखते हैं। वो बहुत ही मतलब थोड़ा सा ये सब आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है, बट अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ जाओगे ना तो कोई टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लोगे। एक एग्जांपल देखते हैं हम कि जब इसमें कॉमन फैक्टर हो क्वाड्रेटिक में तब कैसे करेंगे। ये सपोज मान लो कि हमको रेंज निकालना है y इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 2, इसका रेंज निकालना है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो जब इसका हम रेंज निकालेंगे तो अगर डोमेन की बात किया जाए कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, तो r माइनस क्या, ये 3 पे 0 हो जाएगा और ये -2 पे, तो -2,3, ये इसका डोमेन आ गया। तो देख रहे हो डोमेन क्या आ रहा है कि r माइनस समथिंग आ रहा है। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, अब देख रहे हो ये हो गया y इज इक्वल टू, हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये x माइनस 1 अपॉन एक्स, मतलब हम कैंसिल आउट कब किए हैं, व्हेन x नॉट इक्वल टू -2 पे। ये कब डिफाइंड है, x नॉट इक्वल टू -2 पे, क्योंकि -2 होगा तो आप ये काट नहीं सकते थे, तो ये इतना आ गया। अब ये तो लीनियर अपॉन लीनियर का बात हो गया, तो लीनियर अपॉन लीनियर का बात होगा, इसका रेंज क्या आ जाता, यहाँ से अगर देखोगे तो रेंज से कितना आ जाएगा, r माइनस 1/1, तो r माइनस 1, ये आ गया रेंज हमको इस फंक्शन का। तो क्या ये जो रेंज आया वही रेंज इसका भी होगा, इस देखना है हमको। तो अब हम क्या करते हैं कि हमको ये पता है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 ये कब हुआ है, व्हेन x नॉट इक्वल टू क्या, -2। इसको हम बोल देते हैं दिस इज रिलेशन 1। अब हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो जब x का वैल्यू आप -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -2 -1 अपॉन -2 -3,
तो ये कितना हो गया -2 -1, दिस इज -3 और नीचे हो गया -5, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स 3/5। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे कि रेंज का वैल्यू r-1 है, दैट मीन्स रेंज में 3/5 भी होगा, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि ये 3/5 कब आया है, जब हम इनपुट -2 रखे हैं और हमको ये पता है कि इस फंक्शन में इनपुट तो -2 रखना ही नहीं है। क्या करना है, हम जब इनपुट फंक्शन में -2 डालेंगे ही नहीं तो ये आउटपुट कहाँ से मिलेगा, दैट मीन्स रेंज में ये वैल्यू भी नहीं होगा। क्लियर हो गया। एक बार फिर से बात करते हैं, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक हो जिसमें कॉमन फैक्टर हो तो हम लोग कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करा दिए, बट ये कैंसिल कब हुआ है, जब x का वैल्यू -2 नहीं है। तो जब ये कैंसिल आउट हो गया तो फंक्शन क्या बन गया, y = x-1/x-3 ये बन गया, और इसका रेंज निकाल लिए, इसका रेंज आ गया r-1। तो जब इसका रेंज r-1 आ गया, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी में x का वैल्यू -2 पुट कर दिए, तो जब x का वैल्यू -2 पुट किया तो कितना आ गया, 3/5 आ गया। मतलब ये आउटपुट कब मिला है, व्हेन इनपुट इज -2। तो जब हम इनपुट -2 डालेंगे ही नहीं तो ये आउटपुट भी नहीं आएगा, दैट मीन्स आपका फंक्शन का जो फाइनल रेंज है वो रेंज क्या होगा, r-, एक तो ये होगा 1 के लिए, और दूसरा क्या होगा, r का वैल्यू रेंज में कहीं भी 3/5 भी नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है। एक क्वेश्चन और कर लें, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, तो कहीं आप अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप देखो x² - 3x + 2 है एंड x² + x - 6 है, ये है, इसका रेंज निकालना है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो पहले क्या करो, इसको फैक्टराइज कर लो, तो कितना आ जाएगा फैक्टर, x - 2 और x - 1 आएगा क्या, बिल्कुल, x² - 2 1 2, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, ये x² है प्लस x है प्लस 3 है और 2 है, तो ये आ जाएगा x - 2 और x + 3। अब देख लो, तो x² 3 और 2 6 आ गया, 3 प्लस में 2, हाँ चाहिए, सही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, x - 2 एंड x - 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा y = x - 1/x + 3, और ये कैंसिल आउट कब हुआ है, व्हेन x ≠ 2 है। क्लियर हो गया। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, r-1, r-1। अब हम लोग क्या करना है, ये वैल्यू पुट करेंगे कि जब ये इनपुट होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, y = 2 - 1/2 + 3 दैट इज 1/5। तो ये इनपुट तो हमको पुट ही नहीं करना है, तो ये पुट नहीं करेंगे तो उसको जो कॉरस्पॉन्डिंग 1/5 मिला, ये भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स फाइनल रेंज क्या हो गया कि रेंज ऑफ फंक्शन इज r-1 एंड 1/5। क्लियर हो गया। तो जब भी देखो हम लोग क्या क्या सीखे, एक तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होगा, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर होगा, तो क्या करना था हमको, y एज्यूम करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था और उसका चेक कर लेना कि x रियल है तो d> 0 करेंगे, उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू मिल जाएगा। सेकेंड क्या देखे कि जब भी कोई भी एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक के, उसमें कुछ कॉमन फैक्टर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और कैंसिल आउट किए तो कैंसिल आउट कब हुआ है, व्हेन x ≠ -2 हुआ, तभी कैंसिल आउट नहीं करना है। अब उसके बाद ये लीनियर बाई लीनियर बन गया, तो इसका रेंज हम लोग निकाल लिया कि r-1 आ गया, इसका रेंज तो हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया कि अब हम देख रहे हैं कि जहाँ पे इनपुट का वैल्यू हमको -2 तो रखना ही नहीं है, तो हम चेक कर रहे थे कि अगर ये वैल्यू डाल देंगे फंक्शन में तो क्या आउटपुट मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जब x का वैल्यू -2 पुट किया तो आउटपुट क्या आ गया, 3/5 आ गया। क्लियर हुआ। तो ये आउटपुट किस वैल्यू पे मिला है, व्हेन x = -2, बट इन क्वेश्चन बट वी सी दैट कि x का वैल्यू -2 तो हमको रखना ही नहीं है, तो जब x का वैल्यू हमको -2 नहीं रखना है तो ये वैल्यू भी y का वैल्यू नहीं होगा। सो हम क्या किए कि r- एक तो 1 ऑलरेडी पहले से था और उसमें 3/5 भी नहीं हुआ है, और उसी का ये सेकंड एग्जांपल था। अब कितना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एक रेंज निकालने में क्या होता है ना कि हमको एक फंक्शन पढ़ना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेल्पफुल होता है रेंज निकालने के लिए। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि वो होता क्या है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन किसको हम बोलेंगे, क्या है आपको इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन।
अब ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, ये आप देखोगे तो ये दो तरह से डिफाइंड होता है। एक तो होता है स्ट्रेटली इंक्रीजिंग, स्ट्रेटली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसका सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब थोड़ा सा बात करते हैं ये होता क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे एकदम आसान एग्जांपल है, ग्राफ देखो, सपोज मान लो कि ये इस टाइप का कोई फंक्शन का ग्राफ है। तो जब ये ग्राफ है तो आप देख रहे हो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक ये ग्राफ है और सेकंड ग्राफ में ये ड्रॉ कर लेता हूँ। कि कुछ इस टाइप का फंक्शन है, ये ए है, ये सी है और ये पॉइंट अपना ई है, ये फंक्शन है और ये भी क्या। तो आप देख रहे हो कि अगर आप ये फर्स्ट वाला ग्राफ देखोगे तो आप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट देखो, तो जब भी आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है, x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो जब x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो आप देखो कि उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ग्राफ का हाइट भी स्लाइटली इंक्रीज करते हुए जा रहा है। देख रहे हो आप, जब भी आप इस फंक्शन में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज जा रहे हो, क्या हो रहा है, इस फंक्शन के ग्राफ पे हम क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने में क्या हो रहा है, x का वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा है। तो जब x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो उससे करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू मिले, जो ग्राफ में हाइट मिल रहा है, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कोई भी फंक्शन ऐसा प्रॉपर्टी रखता है कि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो x इंक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रेटली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हुआ, क्या बोलेंगे हम इसको, स्ट्रेटली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अगर ऐसा कोई फंक्शन है स्ट्रेटली इंक्रीजिंग, तो आप देखोगे, आपसे पूछूं कि इस फंक्शन का रेंज बताओ, तो आप बोलो, क्या बोल दोगे कि सर रेंज क्या होगा, ए पे मिनिमम मिलेगा और बी पे मैक्सिमम मिल जाएगा। तो रेंज क्या हो गया, इस फंक्शन का रेंज हो गया एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। क्लियर हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन तो रेंज क्या मिल गया, ए से बी गए तो फंक्शन का x का वैल्यू बढ़ रहा है तो हाइट भी बढ़ रहा है, तो मतलब रेंज क्या, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया और ये मिनिमम पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ। अब आप इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि अगर आप ए टू ई मूव कर रहे हो तो फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज करते हुए गया है, यहाँ पे फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर अगेन क्या हुआ कि इंक्रीज करने लगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि कभी डिक्रीज तो नहीं हुआ ना, कभी फंक्शन क्या हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। तो ये फंक्शन क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है, कि ये कभी भी डिक्रीज नहीं किया है। तो इसका भी रेंज क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का अगर हम रेंज की बात करें तो इसका भी रेंज क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ ई आ जाएगा। थोड़ा सा एक पॉइंट और है, वो हम बात कर लेते हैं कि अब हर क्वेश्चन में तो आप ग्राफ देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो कि कहाँ से फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ये हम लोग, ये तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर ग्राफ है तब ना बात कर रहे हैं कि x का वैल्यू इंक्रीज किया तो y का वैल्यू भी इंक्रीज करे। बट आप सारे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता है, टफ भी होता है ना। तो वहाँ क्या करेंगे, तो इसका कुछ मैथमेटिकल रूल होता है। अगर आप देखो, यहाँ पे देख रहे हो, अगर किसी भी पॉइंट पे आप क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस फंक्शन का, ठीक है, तो ये टेंजेंट क्या है, ये तो एक्यूट एंगल बन रहा है, दिख रहा है ना, ये एक्यूट एंगल बन रहा है। मतलब हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मैथमेटिकली बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है, अगर वो फंक्शन स्ट्रेटली इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा, और कोई फंक्शन ये एफ एक्स था तो ये स्ट्रेटली इंक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रेटली इंक्रीजिंग होगा तब क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग स्ट्रेटली इंक्रीजिंग कब होगा, जब उस फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा,
जीरो से बड़ा होगा। और देखो नॉन डिक्रीजिंग में क्या हुआ था, अगर आप इस पॉइंट पे बात करोगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट जीरो आ जाएगा, इस पे अगेन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ जीरो हुआ, यहाँ पॉजिटिव हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा है। अगर मान लो कि कोई भी फंक्शन है, सपोज कोई भी फंक्शन है जिसमें क्या होगा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर जीरो से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा, स्टेटली इंक्रीजिंग होगा। अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन क्या होगा, वो नॉन डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। अब मेनली हमको इतना यूज नहीं करना पड़ेगा फंक्शन में, हमको यूज क्या करना है, ये कि अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कि ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं उठे, ब्रेक नहीं, अब पेन उठाओ ग्राफ ड्रा कर दो। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है और इंक्रीजिंग है तो उस फंक्शन का रेंज क्या होगा, उस फंक्शन का जो रेंज होगा एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी होगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, तो ये तो इंक्रीजिंग की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्या है कि डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन, देख लेते हैं क्या होता है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। इसी के जैसा वो भी होगा। अगर सपोज मान लो कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये है डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका भी दो पार्ट होगा, इसका भी दो पार्ट होगा। एक क्या होगा, स्टेटली डिक्रीजिंग, स्टेटली डिक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा क्या होगा, नॉन इंक्रीजिंग, इसको बोलेंगे हम लोग नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो स्टेटली डिक्रीजिंग, फिर ग्राफ की बात करते हैं हम लोग। तो ग्राफ में क्या होगा, अब सपोज आप मान लीजिए कि कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड हो रहा है, यहाँ पे ए पॉइंट है और ये पॉइंट इसका बी पॉइंट है, एक्स एक्सिस वाई एंड जीरो, ये अपना एफ एक्स है। तो आप क्या देख रहे हो कि इस फंक्शन में अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट में क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, बट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देख रहे हो हाइट ऑफ ग्राफ, ये हाइट ऑफ ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्स का वैल्यू तो मतलब इनपुट क्या हो रहा है, इनपुट इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट डिक्रीज कर रहा है। तो जब भी ऐसा कोई फंक्शन होगा तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ, अभी बोल दो कि सर मैक्सिमम ए पे है और मिनिमम बी पे है। क्लियर हो गया। जब ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, जो भी लोअर इनपुट होगा वहाँ मैक्सिमम मिलेगा, अब मैक्सिमम इनपुट पे आउटपुट क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट ये हो जाएगा कि इसमें भी तो ऐसा हो सकता था, ये आएगा, ये आएगा, ऐसा हो गया। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से डिक्रीज करते करते आया, यहाँ फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज कर गया, नहीं यही हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ भी रेंज क्या आएगा, एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ ए। ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग, रेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अगर मतलब ये बात करें कि इसमें क्या, जैसे उसमें कंडीशन लगा दिए थे ना, तो कोई फंक्शन स्टेटली डिक्रीजिंग होगा, मतलब ये होगा। यहाँ पे देखो अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे आप, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल मिल गया, और ऑब्ट्यूस एंगल मिल गया मतलब निगेटिव मिल जाएगा डी बाई डी एक्स। तो अगर कोई भी फंक्शन है जिसका एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, मतलब किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निगेटिव हो गया तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और उसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो है लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हम लोगों को मेनली किस पे बात करना था, सिर्फ इसी पे बात करना था कि फंक्शन क्या होगा, कब वो रेंज कैसे निकालेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि इस पर कैसा क्वेश्चन हो सकता है। सपोज जैसे आप मान लो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हम लोग पढ़े थे, आपको याद है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता था, जैसे आपसे मैं बोलूं कि आपको रेंज निकालना है y इज इक्वल टू ई के पावर x प्लस 1 का एंड y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, इस फंक्शन का रेंज निकालना है। सही है,
क्या करेंगे, इस फंक्शन का हम रेंज कैसे निकालेंगे। तो ये तो एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता था, ऐसे होता था। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जब ये इंक्रीजिंग होता है तो रेंज क्या हो जाएगा, हम देख लेंगे डोमेन में क्या क्या वैल्यू है। तो इस फंक्शन का डोमेन में क्या वैल्यू है, इसका डोमेन तो आर हो गया ना, कुछ भी रख सकते हो। तो जब कुछ भी रख सकते हैं तो ये सबसे छोटा कब मिलेगा और सबसे बड़ा कब मिलेगा। तो सबसे बड़ा ये कब मिल जाएगा, इन्फिनिटी दे देगा। व्हेन क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसका रेंज क्या हो गया, रेंज x+1 का ये हो गया इन्फिनिटी। दूसरा क्या होगा, अगर x का वैल्यू -1 रख दोगे तो जब -1 रखेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, e का पावर 0, e का पावर 0 का मतलब 1, e का पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1। तो ये मिल गया रेंज 1 2। अब बोलो सर -1 क्यों, -2 रखिए तो -2 रखोगे तो क्या आ जाएगा ये, अच्छा हाँ जी, अगर इसमें हम -2 या -x का वैल्यू क्या डाल दें, -इन्फिनिटी डाल दें तो -इन्फिनिटी e का पावर -इन्फिनिटी, ये 1/∞ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अप्रोक्स टू 0 जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 to ∞, इसका रेंज चला जाएगा। सही है, इसका रेंज क्या होगा 0 to ∞। इस पे बात करते हैं, इसका रेंज क्या होगा। तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी दिख ही रहा है हमको, मैक्सिमम क्या हो गया इन्फिनिटी, और मिनिमम क्या होगा। अब यहाँ पे ये x² है, तो x² कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। हमको देखना है कि अब हमको क्या करना है, सिर्फ इसका रेंज चेक करना है, इस वाले फंक्शन का। मतलब हमको देखना है कि x² - 2 का रेंज क्या होगा। तो हमको ये तो पता है कि जो x² है वो हमेशा इन्फिनिटी और 0 के बीच होता है, नहीं -2 कर लेते हैं। तो 0 - 2 x² - 2 इन्फिनिटी -2, ये कितना आ गया कि x² - 2 का वैल्यू इन्फिनिटी और -2 के बीच होगा। तो इसका रेंज मिल गया। मतलब ये जो है इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा -2 आएगा और मैक्सिमम इन्फिनिटी आएगा। तो इसी का मिनिमम ना, और ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो मिनिमम होगा वहाँ मिनिमम देगा, जो मैक्सिमम होगा मैक्सिमम देगा। तो मिनिमम क्या हो रहा है e का पावर -2 और मैक्सिमम क्या हो गया e का पावर इन्फिनिटी। तो ये रेंज हो गया। समझ में आ रहा है ना कि जब भी इस टाइप का फंक्शन रहेगा तो हम रेंज सोचेंगे। अब फिर लॉग का बात करते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको लॉग दे दिया जाए, कोई फंक्शन अगर लॉग में रहे तो हम कैसे निकालेंगे, क्लियर हो रहा है। लॉग पे हम बात करते हैं।